स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम भारत की खोज से सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। नेहरू जी का मत है कि प्राचीन भारत के जो दो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, उनको रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी हों, कई साल लगे हों और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है। जो रामायण और महाभारत है, इनमें भारत के आर्यों के आरंभिक जीवन का वर्णन किया गया है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। नेहरू जी इन पुस्तकों के बारे में, इन महाकाव्यों के बारे में कह रहे हैं कि उन्हें आज तक ऐसी पुस्तक नहीं मिली है जिन पुस्तकों ने आम जनता के मन पर इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। निश्चित रूप से आज भी रामायण और महाभारत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इनकी मान्यता देश के हर कोने में विद्यमान है। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास और विभिन्न श्रेणियों के ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। यानी जो ये पुस्तकें हैं, इनमें हर वर्ग की सामग्री उपलब्ध है या हर वर्ग के लिए इसमें सामग्री उपलब्ध है। वे चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी पढ़ा लिखा हो, साधारण हो, अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, सभी में इनकी मान्यताएं हैं। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे। इन पुस्तकों से भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है जिससे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को उस समय के आर्य एकजुट रखना चाहते थे। उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों को एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। पुराकथाएं यानी प्राचीन कथाएं। जो प्राचीन कथाएं हैं उसे पुराकथाएं भी कहते हैं। तो भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वैदिक काल का यहाँ पे मतलब है जिस समय वेदों की रचना हुई और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। जितने भी ये महाकाव्य हैं, इनकी भाषा संस्कृत है। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं। जो अधिकांश पुरानी कथाएं हैं या कहानियां हैं, वे वीर गाथात्मक हैं। उसमें वीरता का वर्णन किया गया है। वीर गाथात्मक यानी जिसमें वीरता का वर्णन किया गया हो। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। महाभारत हो, रामायण हो, उनमें यही कहानियां हैं कि जो नायक हैं वो हमेशा सत्य पर अड़े रहे, अपने वचन का पालन करते रहे। रामायण में राम हो, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास का पालन किया क्योंकि उन्होंने वचन का पालन करते हुए उसे स्वीकार किया था, सत्य का पालन किया था। या महाभारत में हो तो उस समय की जो कहानियां हैं वे सत्य पर थी
और उनमें वचन का पालन किया जाता था। वचन के पालन का भी उपदेश दिया जाता था। चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे कितने भी परेशानियां हो, कितने भी कष्ट हो, वो उन्हें सहन करते थे और उन वचनों का पालन करते थे। साथ ही इनमें जीवन प्रयत्न और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुंथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेती हैं, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देती है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और रूपता से खींचकर उच्चतम क्षेत्रों की ओर ले जाती है। तो नेहरू जी का मानना है कि इन कहानियों में जो भी घटनाएं हुई हैं उन पर विश्वास किया जा सकता है और उन पे लोग विश्वास करते हैं, चाहे ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक हो। यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही काल क्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। किसी भी ग्रंथ की तिथि को हमें निश्चित करना आज के समय में मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि उनमें तिथियों का निश्चित कालक्रम नहीं लिखा गया है, या जिन्होंने लिखा है उसमें तिथियों का उल्लेख नहीं किया गया है। घटनाएं आपस में गुड़मुड़ हो जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। आधुनिक समय के विद्वान इन भूल भुलैया इतिहास की जानकारियों को एकत्रित कर रहे हैं, भले ही इनकी गति धीमी हो। कल्हड़ की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने राजतरंगिणी नामक प्राचीन ग्रंथ लिखा और इसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसवी की 12वीं शताब्दी में की गई थी। ईसवी की 12वीं शताब्दी यानी कि 1200 ईस्वी। अभी हम 2020 में हैं, यानी आज से लगभग 800 वर्ष पहले। और यदि कहीं पर ईसा पूर्व आ जाता है तो ईसा पूर्व का यहाँ पे मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसा मसीह का जन्म माना जाता है 0, और 0 से 1, 2, 3 इस तरह से सन चलते आ रहे हैं और आज हम 2020 में हैं। तो इसे ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी तिथियां हैं उसे ईसा कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथि को कहते हैं ईसा पूर्व। राजतरंगिणी जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इतिहास से संबंधित जानकारी के लिए हमें, जब हमारे पास तिथियां नहीं होती हैं तो हमें अभिलेखों का, शिलालेखों का, शिलालेख यानी कि जो पत्थर से बने होते हैं, अभिलेख कोई भी किताब, ग्रंथ या संबंधित लेख, कलाकृतियाँ या इमारतें, अवशेष, सिक्के, इनका अध्ययन करके हमें उस साहित्य के बारे में या प्राचीन साहित्य के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों से भी सहायता मिलती है, और जब हमें किसी भी ग्रंथ की जानकारी एकत्रित करनी होती है
तो हमें उस समय के जो विदेशी यात्री थे, जो उस समय भारत आए थे, उनके लिखे वृत्तांतों, लेखों या कहानियों का भी अध्ययन करके हम प्राचीन ग्रंथ की तिथियों को मालूम करने की कोशिश करते हैं, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से। तो प्राचीन समय में यूनान के लोग, चीन के लोग और बाद में अरब के लोग भारत में आए। कई लोग जो लेखक थे और यहाँ रहे, उन्होंने यहाँ जो देखा उसे लिखा, उसका वर्णन किया। इन लेखकों की किताबों का हम अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। ऐतिहासिक तिथियां चाहे हमें मालूम हो न हो, इसका हमारे देश की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इस देश की जनता ने, इस देश के जनमानस ने इन वृत्तांतों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुना और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियाँ, वृत्तांत उन्हें सुनने को मिली। हमें इन तिथियों की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी है। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनमें जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। नेहरू जी मानते हैं कि जो भारत का साहित्य है उसमें इतिहास की उपेक्षा की गई है, इसलिए हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन आ गया है और हमारे अंदर सहज ही विश्वास करने की प्रवृत्ति आ गई है। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स